कभी आप लोगों के साथ ऐसा हुआ है कि आप एग्ज़ाम हॉल से बाहर निकले और आपको लगा कि वाह कितना अच्छा एग्ज़ाम गया है, मार्क्स तो अच्छे आ ही जाएंगे। बट जब आपका रिज़ल्ट आता है तो आपको ये रियलाइज़ होता है यार पेपर तो अच्छा गया था, मार्क्स एक्सपेक्टेड जो थे उसके अकॉर्डिंग मार्क्स क्यों नहीं आए। तो सच बताऊं, प्रॉब्लम आपकी नॉलेज में नहीं होती, प्रॉब्लम होती है आप लोगों के लिखने के तरीके में कि आप किस तरीके से एक्सप्रेस कर रहे हो अपने व्यूज़ अपनी आंसर शीट में। तो आजकल सिर्फ आंसर्स आना इनफ नहीं होता, कैसे आप उसको लिखते हो, कैसे प्रेजेंट कर रहे हो, वही डिसाइड करते हैं कि आप एवरेज स्कोर करोगे या फिर टॉप मार्क्स आपके एग्ज़ाम में आएंगे। तो एग्ज़ामिनर के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो आपके आंसर्स को बार बार पढ़े। अगर आपको आंसर्स क्लियर, स्ट्रक्चर्ड और इम्पैक्टफुल नहीं है ना, तो आपके मार्क्स अच्छे नहीं आएंगे और आपके जो मार्क्स आने वाले थे आप उन मार्क्स को लूज़ कर दोगे। लेकिन टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको ऐसे ही कुछ एग्जांपल्स बताने वाली हूँ, ऐसे ही कुछ पावरफुल टेक्निक्स बताने वाली हूँ जो आपके राइटिंग स्किल्स को इम्प्रूव करेंगे और कम्प्लीटली आपके जो मार्क्स का पैटर्न है जो आपका बिलो आने वाला था और वो अब आपका इम्प्रूव हो जाएगा इन टेक्निक्स के थ्रू। अगर आप चाहेंगे कि मतलब अगर आप चाहते हो कि सेम प्रिपरेशन के साथ आपके मार्क्स डबल इम्प्रूव हो जाएं, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि ये छोटी छोटी चीज़ें ही बड़ा डिफरेंस क्रिएट कर देती हैं आपके मार्क्स में। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं वन बाय वन हमारी टेक्निक्स क्या हैं एग्ज़ाम में मार्क्स स्कोर करने के लिए। फर्स्ट टेक्निक इज़ राइट क्लियर एंड नीट आंसर्स। सुनने में बहुत ही सिंपल लगता है, लेकिन बिलीव मी ये एक गेम चेंजर है। स्पेशली मैं उनकी बात कर रही हूँ जो स्टूडेंट्स मेरी इन टेक्निक्स को सुन करके समझ करके ऑलरेडी इम्प्लीमेंट कर चुके हैं और अपने रिजल्ट को देख चुके हैं, तो वो इन चीज़ों को एग्जैक्टली जानते हैं और अब आप भी इन सारी चीज़ों को समझ जाएंगे। तो चलिए अब हम बात करते हैं एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो एग्जामिनर जब आपका पेपर चेक करता है ना, वो सबसे पहले आपकी हैंड राइटिंग और आपकी प्रेजेंटेशन को नोटिस करता है। अगर आपका आंसर क्लीन है, प्रॉपरली स्पेस्ड है और ईजिली रीडेबल है, तो एग्जामिनर ऑटोमेटिकली पॉजिटिव इंप्रेशन मतलब आपका जो इंप्रेशन है वो पॉजिटिव बन जाता है और आपको अच्छे मार्क्स देता है। लेकिन अगर राइटिंग मैसी है, वर्ड्स आपने बार बार कटिंग की हुई है उसमें, या लाइंस प्रॉपरली अलाइन नहीं है, ठीक है, तो चाहे आप कितना भी अच्छे से आंसर लिख लो, बिल्कुल करेक्ट लिख लो, मार्क्स कम मिलेंगे आपको, कोई नहीं रोक सकता मार्क्स कम मिलने से आपको। सो ऑलवेज रिमेंबर, आपका आंसर सिर्फ करेक्ट होना ही इनफ नहीं होता, समझने में भी आना चाहिए एग्जामिनर को कि आखिर आपने लिखा क्या प्रेजेंट कर रहे हैं अपनी आंसर शीट में। तो ट्राई करो कि आप सिंपल और रीडेबल आंसर और हैंड राइटिंग अच्छी सी यूज़ करो, वर्ड्स के बीच प्रॉपर स्पेस रखो और अननेसेसरी जो कटिंग है उसे अवॉइड करो। वैसे कोशिश करो कि आप कटिंग करो ही नहीं, लेकिन फिर भी अगर हो जाती है तो उसका भी एक तरीका है कि आप कटिंग किस तरीके से करनी, वो ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ पहले वीडियो में भी। तो अगर गलती हो जाए तो एक क्लीन लाइन से आप उसको कट कर सकते हो, फिर भी बता देती हूँ शॉर्ट में, तो पूरा पेज आपको ख़राब नहीं लगेगा। मतलब ऐसा नहीं कि आप पूरी प्रॉपर डार्क कटिंग कर रहे हैं, तो इट मीन्स आप अपने नेगेटिव पॉइंट ऑलरेडी अपने आप ही शो कर रहे हैं एग्जामिनर को। एक और सिंपल टिप, थोड़ा सा मार्जिन मेंटेन करना है आपको, ठीक है, पॉइंट्स को थोड़ा स्ट्रक्चर्ड वे में लिखना है, ये आपके आंसर को और प्रोफेशनल बना देता है, ठीक है। तो नेक्स्ट टाइम जब आप एग्ज़ाम लिखने बैठो, सिर्फ ये एक चीज़ फोकस करो, मेरा आंसर देखने में कितना क्लियर और नीट लग रहा है, ठीक है, इस चीज़ पे आप फोकस करना है। तो ट्रस्ट मी, ये छोटी से छोटी हैबिट ही जो है ना आपके मार्क्स में बड़ा डिफरेंस ला सकती हैं। सेकेंड टेक्निक इज़ आंसर शुड बी इन सीक्वेंस। तो स्टूडेंट्स की कॉमन मिस्टेक क्या रहती है कि उन्हें आंसर आते तो हैं लेकिन वो उसे रैंडम ऑर्डर में लिख देते हैं। तो अब रिजल्ट क्या रहता है, रिजल्ट रहता है कि एग्जामिनर कंफ्यूज हो जाता है और आपके मार्क्स कट हो जाते हैं, ठीक है। तो याद रखो, एग्ज़ाम में सिर्फ कंटेंट जो आप लिख रहे हो वो ही नहीं, आपका फ्लो भी मैटर करता है कि आप किस तरीके से किस सीक्वेंस में लिख रहे हो। जब आप आंसर लिखो ना तो हमेशा एक प्रॉपर सीक्वेंस फॉलो करो, जैसे इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करो, ठीक है, फिर उसके बाद आप एक लॉजिकली आंसर्स को अरेंज करो, ठीक, एक क्लियर कंक्लूजन दो आंसर में। अगर स्टेप्स वाला क्वेश्चन है तो स्टेप को ऑर्डर में लिखो, अगर थ्योरी है तो आइडियाज़ को इधर उधर मिक्स मत करो, ठीक है, सीक्वेंस में लिखो उसे भी। सिंपल सी बात है कि अगर आपको आंसर स्मूथली फ्लो में लिखना है ना, तो मतलब फिर आप स्मूथली फ्लो में लिख रहे हो तो एग्जामिनर को थोड़ा सहूलियत सी होती है इस चीज़ को लेकर के, और वो बिना सोचे समझे आपको अच्छे से मार्क्स दे देता है, क्योंकि एग्जामिनर के पास इतना टाइम नहीं होता कि आपकी कॉपीज़ के जो पेजेस हैं उसको बार बार देखे कि कहाँ कौन सा आंसर अरेंज किया आप लोगों ने।
तो एक छोटी सी टिप है कि लिखने से पहले 5-10 सेकंड सोचो कि आप क्या पहले लिखोगे और क्या बाद में। ये आपके आंसर को एक स्ट्रक्चर्ड और इम्पैक्टफुल बनाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट टाइम अगर आप एग्ज़ाम में एक इस रूल को फॉलो कर रहे हैं ना, तो रैंडम नहीं, हमेशा सीक्वेंस में लिखो। ये हैबिट आपको एवरेज से टॉपर कैटेगरी में ले जा सकती है। इसका एक और रीज़न है कि जब एग्जामिनर आपके आंसर शीट को चेक करता है ना, तो 1 बाय 1 हर एक क्वेश्चन के मार्क्स वो मतलब आंसर के एंड में तो देता ही देता है। उसी के साथ जो आपकी आंसर शीट का फ्रंट पेज है उसमें भी वो सिंगल जो क्वेश्चन होते हैं उनको मार्क्स उन्हें वहाँ भी मेंशन करने होते हैं। तो बहुत कन्फ्यूज और इरिटेट हो जाता है इस चीज़ को लेकर अगर। थर्ड टेक्निक इज़ राइट इन पॉइंट्स। तो अब सोचो कि एग्जामिनर के पास ना एक ही दिन होता है कि मतलब फॉर एग्जांपल एक ही टाइम में उसे काफ़ी सारी कॉपी चेक करनी होती हैं, तो क्या वो लॉन्ग पैराग्राफ्स पढ़ने में इंटरेस्टेड होगा? मोस्टली बिल्कुल भी नहीं होगा। अगर आप पूरा आंसर एक बड़े पैराग्राफ बना करके लिख देते हो ना, तो चांसेस हाई हैं कि इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स मिस हो जाएंगे या फिर क्लियरली विजिबल नहीं होंगे। लेकिन जब आप सेम आंसर को पॉइंट में लिखते हो 1 2 3 करके, या फिर किसी बुलेट की फॉर्म मतलब सिंबलाइज करके लिखते हो, तो आपका आंसर इंस्टेंटली क्लीन, स्ट्रक्चर्ड और एक इजी टू रीड हो जाता है, ठीक है। तो एग्जामिनर को क्लियरली दिखता है कि आपने कहाँ और कितने पॉइंट्स लिखे हैं, और हर पॉइंट अलग अलग होने की वजह से ना मार्क्स मिलने के चांसेस भी ज़्यादा रहते हैं। एक और एडवांटेज है पॉइंट्स में लिखने का कि अगर आप पॉइंट्स में लिखेंगे तो आप अननेसेसरी जो एक्स्ट्रा राइटिंग है उसको अवॉइड करेंगे और टाइम भी आपका काफ़ी सेव होगा। बस ध्यान रखो कि हर पॉइंट शॉर्ट, क्लियर और मीनिंगफुल हो, ठीक है। तो पूरा ऐसे लिखने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। स्मार्ट लिखना है आपको, स्मार्टली मतलब राइटिंग करनी है एग्ज़ाम की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट टाइम जब भी पॉसिबल हो अपने आंसर्स को पैराग्राफ की जगह आप पॉइंट्स में लिखने की हैबिट डेवलप करो। ये जो आपकी हैबिट है ना, वो सिंपल चांस है मतलब कि आपकी प्रेजेंटेशन को एक नेक्स्ट लेवल पे ले जा सकती है और मार्क्स भी ऑटोमेटिकली आपके बूस्ट करेगा ये टेक्निक। फोर्थ टेक्निक इज़ हाईलाइट और अंडरलाइन द इम्पॉर्टेंट वर्ड्स, ठीक है। अब सोचो एग्जामिनर जब आपका आंसर चेक कर रहा होता है ना, तो वो हर लाइन डिटेल में नहीं पढ़ सकता, जेन्युइन सी बात है। वो इसको स्कैन भी नहीं कर सकता कि उसने एकदम से स्कैन कर लिया आपकी शीट को। तो ऐसे में अगर आपने क्या किया कि अपने आंसर्स में इंपॉर्टेंट जो कीवर्ड्स हैं उन्हें अंडरलाइन या फिर हाईलाइट किया है, तो वो वर्ड डायरेक्टली एग्जामिनर की आईज में एकदम से मतलब एकदम कैच आउट कर लेगा वो उन पॉइंट्स को, ठीक है। तो इसका सिंपल सा बेनिफिट यही है कि एग्जामिनर को तुरंत चीज़ें समझ में आ जाएंगी कि आपने कितना मतलब आपको कितनी नॉलेज है, आपने किस तरीके से लिखा है, आपको टॉपिक क्लियर है या नहीं है, ठीक है। और आपने एग्जैक्टली वही लिखा है जो क्वेश्चन डिमांड कर रहा है, ठीक है। तो और भी आपके लिए प्रॉफिटेबल पॉइंट है इसमें। लेकिन एक मिस्टेक अवॉइड करनी है आपको, हर लाइन को अंडरलाइन बिल्कुल नहीं करना। अगर सब कुछ हाईलाइट होगा तो कुछ भी हाईलाइट नहीं लगेगा आपको, क्योंकि सब बिल्कुल मिक्स, बिल्कुल सब कुछ कॉमन हो जाएगा एकदम, ठीक है। तो सिर्फ मेन कीवर्ड्स, डेफिनेशंस या फिर इम्पॉर्टेंट टर्म्स को ही आपको अंडरलाइन करना है, ताकि आप एग्जामिनर को जो इम्पॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं वो शो ऑफ कर सको, ठीक है। उसका इम्पैक्ट एग्जामिनर के ऊपर पड़े। और हाँ, अंडरलाइन हमेशा नीटली करो, ठीक है, नीट एंड क्लीन अंडरलाइन हो, एक स्ट्रेट लाइन के साथ बिना ओवरडूइंग के, ठीक। तो नेक्स्ट टाइम जब आप एग्ज़ाम में लिखो एक सिंपल रूल फॉलो कर लो, इम्पॉर्टेंट जो चीज़ें हैं वो विजिबल होनी चाहिए एग्जामिनर को, ठीक है। ये छोटी सी जो टेक्निक है ना, आपके आंसर को बहुत इम्पैक्टफुल बना सकती है, अट्रैक्टिव बना सकती है और मार्क्स गेन करने में भी बहुत हेल्पफुल होगी आपका। फिफ्थ टेक्निक इज़ गिव एग्जाम्पल्स। तो सिर्फ थ्योरी लिखना इनफ नहीं होता, अगर आप अपने आंसर के साथ एक रिलीवेंट एग्जाम्पल भी ऐड कर देते हो ना, तो आपका आंसर इंस्टेंटली स्ट्रॉन्ग बन जाता है और स्पेशली थोड़ा लेंथ भी आपकी इंक्रीज़ हो जाती है आंसर की। तो एग्जामिनर को ये सिग्नल मिलता है कि आपको सिर्फ रटा नहीं है आपने, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है, आप उसके बेसिस पे इसका एग्जाम्पल को कोट कर रहे हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप कोई डेफिनेशन या कोई कॉन्सेप्ट लिखना चाह रहे हो ना, तो उसके बाद छोटा सा एक रियल लाइफ एग्जाम्पल ऐड कर दो, इससे आपका आंसर और क्लियर हो जाएगा, प्रैक्टिकल होगा और इम्प्रेसिव भी हो जाएगा। बट जब आप एग्जाम्पल लिखो ना, तो एग्जाम्पल या फॉर एग्जाम्पल वर्ड को हाईलाइट करना, जिससे आपका क्लियर हो जाए कि आपने एग्जाम्पल लिखा है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि एग्जाम्पल से आपका आंसर दूसरे स्टूडेंट से थोड़ा अलग दिखने लग जाता है, ठीक है। लेकिन ध्यान रहे एग्जाम्पल रिलीवेंट होना चाहिए,
ये नहीं कि आप कुछ भी लिख दें एग्जाम्पल में। रैंडम या अननेसेसरी एग्जाम्पल ऐड करने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। शॉर्ट, सिंपल और टू द पॉइंट आपको एग्जाम्पल उसमें बेस्ट लिखना है, ठीक है। तो नेक्स्ट टाइम जब भी पॉसिबल हो आप अपने आंसर के साथ एक छोटा सा एग्जाम्पल ज़रूर इंक्लूड करें। ये एक स्मॉल एडिशन है आपके मार्क्स को सिग्निफिकेंटली बूस्ट करने का और आपको एग्जामिनर की नज़र में थोड़ा स्टैंडर्ड शो करने का कि हाँ भाई आपको कुछ आता है, नॉलेज है। 6th टेक्निक इज़ यूज़ डायग्राम्स एंड चार्ट्स। तो कभी कभी सिंपल सा डायग्राम या फिर जो चार्ट आप एग्ज़ाम में बना रहे हैं वो एक्सप्लेन करता है जो आप 5 से 6 लाइन में भी एक्सप्लेन नहीं कर पाते, ठीक है। एग्जामिनर के लिए भी डायग्राम एक क्विक अंडरस्टैंडिंग मतलब एक क्विकली अंडरस्टैंड कर पाता है एग्जामिनर, जो मतलब उसके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो काफ़ी सारी चीज़ों को रीड करके समझ सके आपकी लाइन्स को। तो विद द हेल्प ऑफ डायग्राम वो बहुत मतलब मिनिमम टाइम में आपके मैक्सिमम डेटा को अंडरस्टैंड कर लेता है। जैसे ही वो आपका डायग्राम देखता है ना उससे इंस्टेंटली आइडिया मिल जाता है कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है भी या नहीं है, ठीक है। और सबसे बड़ी बात यह है कि डायग्राम्स आपके आंसर को विजुअली अट्रैक्टिव बना देते हैं। जब बाकी स्टूडेंट सिर्फ टेक्स्ट लिख रहे हो ना और आप एक नीट एंड क्लीन डायग्राम बना देते हो तो आपका आंसर जो है ऑटोमेटिकली स्टैंड आउट करता है, ठीक है। लेकिन याद रखो कि डायग्राम सिंपल हो और नीट होना चाहिए, ठीक है। ओवर कॉम्प्लिकेटेड या फिर मैसी डायग्राम को कोई बेनिफिट नहीं है आपको। एक और इम्पॉर्टेंट टिप है कि डायग्राम को हमेशा लेबल करो, मतलब जिन डायग्राम्स को आप लेबल कर सकते हो उनकी मैं बात कर रही हूँ, तो उनको हमेशा लेबल करो। विदाउट लेबलिंग डायग्राम जो है इनकम्प्लीट माना जाता है, ठीक है। अगर पॉसिबल हो तो आप जो स्मॉल फ्लो चार्ट्स या फिर टेबल्स भी यूज़ कर सकते हो। स्पेशली थ्योरी आंसर्स की मैं बात कर रही हूँ, उसमें आप इस कॉन्सेप्ट को यूज़ कर सकते हैं, डायग्राम्स और चार्ट्स को। 7th पॉइंट इज़ लीव स्पेस बिटवीन आंसर्स, ठीक है। ये एक छोटी सी हैबिट तो लगती है लेकिन इसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा होता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं जल्दी जल्दी में आंसर्स को इतना क्लोज लिख देते हैं कि एक आंसर ख़त्म हुआ और दूसरा आंसर कहाँ स्टार्ट हुआ कुछ पता ही नहीं चलता, यह समझने में इतनी डिफ़िकल्टी हो जाती है एग्जामिनर को। और जब एग्जामिनर को क्लियर सेपरेशन दिखता ही नहीं है ना तो आपका जो आंसर की प्रेजेंटेशन है उसे वो वीक लगती है और वो आपको ढंग से आंसर मतलब मार्क्स नहीं दे पाता आपको, ठीक है। इसलिए हमेशा एक आंसर फिनिश करने के बाद कम से कम 1 या 2 लाइन का तो स्पेस आप छोड़ोगे ही, ठीक है। इससे आपका जो पेपर है क्लीन, ऑर्गेनाइज्ड और इजी टू चेक बन जाता है। ये जो स्पेस है वो एग्जामिनर को भी एक विजुअल ब्रेक देता है जिससे वो हर एक आंसर को क्लियरली आइडेंटिफाई कर पाता है और आपको मार्क्स दे पाता है। और एक और बोनस टिप है कि अगर आप नेक्स्ट आंसर स्टार्ट कर रहे हो तो थोड़ा सा गैप के साथ फ्रेश स्टार्ट करो। इट गिव्स अ वेरी प्रोफेशनल लुक। सिंपल रूल याद कर लो कि क्लीन स्पेसिंग होगी आपकी मतलब आंसर्स के बीच में, ठीक। ये स्मॉल चेंज आपको पेपर को एकदम नीट और एक ऑर्गेनाइज्ड लुक देगा, ठीक है, जिससे कि एग्जामिनर को बहुत इजी होगा, कंफर्ट होगा कि आपके आंसर को एनालाइज कर सके कहाँ स्टार्ट है कहाँ एंडिंग और उसके अकॉर्डिंग आपको मार्क्स दे सके। 8th टेक्निक इज़ डोंट यूज़ शॉर्ट फॉर्म्स। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं एग्ज़ाम में स्पीड बढ़ाने के चक्कर में क्या करते हैं शॉर्ट में लिख देते हैं। जैसे बिकॉज को लिखेंगे BCZ या फिर BCOZ भी लिख देते हैं कुछ स्टूडेंट। YOU की जगह लिख देते हैं सिर्फ अल्फ़ाबेट वाला U लिख देते हैं, एक्सेट्रा। ऐसे बहुत और सारे वर्ड्स हैं। तो ये क्या है रैंडम एब्रिविएशंस है। लेकिन एग्ज़ाम कोई चैट या व्हाट्सएप की कॉन्वर्सेशन नहीं होती कि आप मतलब एक फॉर्मल आंसर आपको आंसर शीट में लिखना है, बट आपको ये इनफॉर्मल वर्ड्स, ये जो हमारी शॉर्ट फॉर्म्स हम यूज़ करते हैं ना एग्ज़ाम में, ये क्या है, ये इनफॉर्मल कम्युनिकेशन है जो कि आपको बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना। जब आप शॉर्ट फॉर्म यूज़ करते हो तो आपका जो आंसर है ना वो बहुत अनप्रोफेशनल और केयरलेस लगता है, ठीक है। अगर एग्जामिनर पर इसका नेगेटिव इंप्रेशन पड़ता है, ठीक है। और कभी कभी शॉर्ट फॉर्म्स कन्फ्यूज़न भी क्रिएट कर देती हैं, एग्जामिनर समझ नहीं पाता कि आप लिखना क्या चाहते हो। इसलिए हमेशा प्रॉपर फुल फॉर्म्स में ही लिखें। बिकॉज को आप पूरा प्रॉपर बिकॉज ही लिखें, BCZ ना लिखें, ठीक है। YOU जो U है आप शॉर्ट में U लिखते हैं सिर्फ अल्फ़ाबेट वाला, वो ना इसके पूरी प्रॉपर स्पेलिंग लिखें YOU की। तो इस टाइप की आपकी फुल फॉर्म्स, एक कंप्लीट वर्ड्स यूज़ करना है एग्ज़ाम में। तो ये आपके आंसर को ना एकदम क्लियर, एक फॉर्मल और एक इम्पैक्टफुल बना देते हैं, ठीक है। तो एक सिंपल हैबिट आप याद रखो कि एग्ज़ाम में लिखना है तो चैटिंग वाली सिस्टम आपको नहीं लिखना है, ठीक है। अगर आप ये मिस्टेक अवॉइड करते हो तो आपका जो ओवरऑल प्रेजेंटेशन है वो ऑटोमेटिकली इम्प्रूव हो जाती है और मार्क्स भी आपको बेटर मिलते हैं।
नाइन्थ टेक्निक इज़ अवॉइड कटिंग। बहुत बार ऐसा क्या होता है कि हम लोग बहुत जल्दी जल्दी में स्पीडली लिखते हैं, तो हम ना लिखते लिखते मिस्टेक कर देते हैं और फिर उससे बार बार कट कर देते हैं। ठीक है, तो रिजल्ट क्या आता है कि जो आपके पॉजिटिव पॉइंट हो रहे थे वो नेगेटिव हो जाते हैं, क्योंकि आप एग्जामिनर को अपनी नेगेटिविटी खुद शो करते हैं कि पूरा आंसर एकदम मैसी और अनटाइडी लगने लग जाता है। तो एग्जामिनर जब आपका आंसर शीट चेक करता है ना, तो उसको ऐसा लगता है कि आपने अननेसेसरी कटिंग की है, बिना बात के लिखा हुआ है, या फिर ढंग से आपने प्रेजेंट नहीं किया, या फिर आपको नॉलेज ही नहीं है। तो ऐसे उस टाइप की थिंकिंग बन जाती है एग्जामिनर की। तो इसलिए ट्राई करो कि लिखने से पहले 2 से 3 सेकंड सोचो फिर लिखो। इससे मिस्टेक्स ऑटोमेटिकली आपकी कम हो जाएंगी। ठीक है, और अगर गलती हो भी जाए तो उसे एक क्लीन सिंगल लाइन से कट करो। पूरा स्क्रैच करने की आपको उसकी नीड नहीं है कि आप अपनी नेगेटिविटी खुद शो करें एग्जामिनर को। क्लीन पेपर हमेशा बेटर इंप्रेशन देता है और एग्जामिनर को आपका आंसर इजीली समझ में आ जाता है। सिंपल रूल याद रखो, लेस कटिंग मोर क्लियरिटी। ये स्मॉल हैबिट आपके पेपर को नीट, प्रोफेशनल और हाई स्कोरिंग भी बना देती है। तो एग्जाम में नो कटिंग। नेक्स्ट पॉइंट और द टेक्निक इज न्यूमेरिकल आंसर शुड बी इन बॉक्स एंड राइट साइड मार्जिन फॉर रफ वर्क। सो जब भी आप मैथमेटिक्स या फिर कोई न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो फाइनल आंसर सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। ठीक है, अगर वो क्लियरली विजिबल नहीं होता तो एग्जामिनर को ढूंढना पड़ता है कि आखिर आंसर आपका क्या है, और यहाँ आप मार्क्स अपने लूज़ कर देते हो। तो इसलिए हमेशा अपना फाइनल जो आंसर है एक बॉक्स के अंदर हाईलाइट कर दो। इससे एग्जामिनर को डायरेक्टली पता चल जाता है कि मतलब आपका फाइनल जो रिज़ल्ट है या फिर जो आपका फाइनल आंसर है वो ये है। ठीक है, अब बात करते हैं कि रफ वर्क। ठीक है, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स रफ कैलकुलेशन को बीच बीच में करते रहते हैं, समझ में नहीं आता कि आपके आंसर की ये नॉर्मल कैलकुलेशन है, कुछ सॉल्व कर रहे हो या क्या है, मतलब जिससे जो आपको पूरा आंसर है वो एकदम मैसी लगने लग जाता है। चीज़ों को सर्च करना पड़ता है, अगर स्टेप बाय स्टेप भी होती है ना मार्किंग तो भी सर्च करना पड़ता है एग्जामिनर को। तो बेस्ट प्रैक्टिस यही है कि आप राइट साइड में या एक फिक्स साइड पर रफ वर्क करो, ताकि जो मेन आंसर है वो क्लीन और ऑर्गेनाइज्ड लगे एग्जामिनर को। इससे आपका जो पेपर है वो दिखने में भी प्रोफेशनल लगेगा और एग्जामिनर के लिए चेक करने के लिए बहुत इजी रहेगा। तो सिंपल रूल आपको याद रखना है कि फाइनल आंसर आपका विजिबल होना चाहिए और रफ वर्क करने के लिए साइड में मार्जिन होनी चाहिए। ठीक है, या अगर ये टेक्निक आप स्पेशली न्यूमेरिकल सब्जेक्ट में अप्लाई करते हो तो आपके जो मार्क्स हैं वो स्कोर होते हैं, बहुत मतलब मार्क्स स्कोर करने में आपके लिए बहुत हेल्पफुल होता है ये। 11th और द लास्ट टेक्निक इज डिफरेंसेस शुड नॉट बी इन पैराग्राफ्स। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, डिफरेंस वाले जो क्वेश्चंस होते हैं उनको एक सिंपल पैराग्राफ में लिख देते हैं, लेकिन ये अप्रोच बिल्कुल भी इफ़ेक्टिव नहीं होती। एग्जामिनर जब डिफरेंस लिखता है देखता है ना आपका, तो उससे क्लियर कंपैरिजन चाहिए होता है। इट मीन्स कहने का ये है कि जब भी आप डिफरेंस वाले क्वेश्चन को लिखें तो वन साइड में एक पॉइंट लिखेंगे और सेकंड साइड में दूसरा आपको पॉइंट लिखना है। फॉर एग्जांपल क्वेश्चन है आपसे पूछा हुआ डिफरेंस बिटवीन एडवर्टाइजिंग एंड कम्युनिकेशन। ठीक है, तो आपको क्या करना है, एक साइड में मतलब बीच में आपको मार्जिन खींचना है और एक तरफ एडवर्टाइजिंग लिखना है और एक तरफ कम्युनिकेशन, देन आप उसको पॉइंट वाइज आपको एक्सप्लेन करने हैं डिफरेंसेस। तो इस तरीके से आप कंपैरिजन करते हो आपको लिखना है। तो इसलिए हमेशा डिफरेंस को टेबल फॉर्मेट या फिर पॉइंट टू पॉइंट फॉर्मेट में लिखना है आपको, जैसे एक साइड पर फर्स्ट टॉपिक और दूसरे साइड पर आपका सेकंड जो टॉपिक हो वो। ठीक है, इससे आपका आंसर इंस्टेंटली क्लियर, स्ट्रक्चर्ड और ईजी टू कंपेयर बन जाता है। तो एग्जामिनर को एक ही नज़र में सारे जो पॉइंट्स होते हैं वो आपके समझ में आ जाते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात इसमें ये है कि अगर आप इस तरीके से आंसर को लिखते हैं तो जो आपका आंसर है वो ज़्यादा मार्क्स स्कोरिंग हो जाता है, क्योंकि जो प्रेजेंटेशन है वो आपकी स्ट्रॉन्ग हो जाती है। तो सिंपल रूल आपको याद रखना है कि डिफरेंस मतलब क्या है, क्लियर कंपैरिजन, नॉट टू राइट इन पैराग्राफ। तो ये थे आपके 11 पावरफुल राइटिंग टेक्निक्स जो आपके एग्ज़ाम परफॉर्मेंस को कम्प्लीटली चेंज कर सकती हैं। वो डिपेंड खैर आपके ऊपर भी कि आप इसको किस तरीके से लेते हो। अगर आप इन्हें ऑनेस्टली फॉलो करते हो ना तो आप सेम प्रिपरेशन के साथ भी जो आपके मार्क्स हैं उसको इम्प्रूव कर सकते हो। तो अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो लाइक ज़रूर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें और ऐसे ही यूज़फुल स्टडी टिप्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।
और अगर आपको लगता है कि कुछ और टॉपिक्स भी हैं जो आपको नीड है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं कि किन टॉपिक्स में मैं वीडियो और बना सकती हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।